अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देखें प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि इंतखाबात से कब सियासी इत्तेहाद बनने का सिलसिला शुरू। नून लीग की सिंध और बलूचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। सवाल यह है कि MQM और नून लीग के मबैन इत्तेहाद कराची और पंजाब में एक दूसरे के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकेगा। इसके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 रुकनी कमेटी ने सियासी मुशावरत का अमल शुरू करने की तैयारी कर ली है। कल एक अहम मीटिंग होगी जिसके बाद तमाम सियासी जमातों से रब्ता करने के लिए पूरा एक लाहेअमल तय किया जाएगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 रुकनी कमेटी किस ऑब्जेक्टिव के साथ मामलात को आगे बढ़ाएगी। इसके साथ बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि निगरान हुकूमत में जब नून लीग मौजूद होगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिल सकेगी, और अगर किसी को जबरदस्ती इक्तदार पर बिठाया गया तो इससे मुल्क का नुकसान होगा। और इसके साथ नाज़रीन बात करेंगे कि इलेक्शन से कब सिलेक्शन का जो शोर है वो बहुत जोर पकड़ रहा है, और इंतखाबात की तारीख आने के बावजूद इलेक्शन का माहौल क्यों नहीं बन पा रहा। और इसके साथ बात करेंगे कि फरग गोगी की करप्शन की कहानी सामने आई है कि 3.5 साल के दौरान उनके जो असासे हैं उसमें 4.5 रुपये से जायद का इजाफा हुआ, और भी बहुत सी होशरुबा तफसीलात सामने आई हैं। सवाल यह है कि जब उनके असासों में इजाफा हो रहा था तो कोई एक्शन क्यों नहीं किया गया। अगर कुछ खिलाफ ज़ाब्ता या खिलाफ कानून उन्होंने कोई काम किया या उनके ऊपर मुबैना तौर पर जो करप्शन की शिकायत थी उस वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ, और अब जब बैरून मुल्क मुकीम है तो क्या नैब उन्हें वतन वापस लाने में कामयाब हो सकेगा। और इसके साथ आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल से मुतल्लिक क्या बड़ा फैसला किया है, और उसके साथ साथ निगरान वफाकी हुकूमत ने तरक्याती स्कीमों के नाम के ऊपर 29 अरब रुपए के फंड जारी करने की तैयारी क्यों की है। तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें स्टूडियो से, हमें ज्वाइन करें सेनेटर हमाया मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। उसके साथ स्काइप पर हमारे साथ होंगे खेलदास कोस्तानी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और उसके साथ इस्तेकाम पाकिस्तान के रहनुमा महमूद मौलवी साहब भी हमें स्काइप पर ज्वाइन करें। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले खेलदास कोस्तानी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पीपल्स पार्टी ने तो वाजे कर दिया कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करना चाहते, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून भले सिंध के अंदर इत्तेहाद बनाए, बलूचिस्तान के अंदर इत्तेहाद बनाए, लेकिन उनका जो फोकस है, जो उनका मुतालबा है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और लेवल प्लेइंग फील्ड है। लेकिन जब नून लीग निगरान हुकूमत के अंदर मौजूद है इस वक्त, तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसी जमात को कैसे मिल सकती है। तो ये एक बड़ा इल्जाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो क्या इस वक्त निगरान हुकूमत को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कंट्रोल कर रही है? बड़ी मेहरबानी, आपने एक अहम इशू पे मुझे बात करने का मौका फराहम किया। देखे, बात यह है कि जो सिंध में इस वक्त निगरान हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी और MQM ने बनाई। आज भी जो असर रसूख है, फैसले हैं, वो बिलावल हाउस से हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हमें तो लगता है मुराद अली शाह साहब हैं, और सिंध में आप जो उनके मुखालिफ जमातें पार्टियां हैं, MQM, फंक्शन लीग, मुस्लिम लीग नून, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये 15 साल से जो सिस्टम चल रहा है वही सिस्टम आज भी चल रहा है सिंध में। और कल भी, मैं परसों एक बिलावल हाउस में एक मीटिंग हुई थी बलूचिस्तान के चैप्टर की उनकी, तो वहाँ पे एक भाई वजीर निगरान वो उस मीटिंग में पीपल्स पार्टी के बैठे हुए थे। पंजाब के वजीर आला के लिए भी जो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ मगर वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और मरकज में भी देखें, पीपल्स पार्टी का रोना धोना अपनी जगह पे, मगर पीपल्स पार्टी वाजे तो बताए कि लेवल प्लेइंग फील्ड किससे वो मांग रहे हैं, ये शिकवा किससे कर रहे हैं, और साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन को हमने, जो हमारी 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत थी, हमने इलेक्शन एक्ट में तरामीम भी की और कानून साजी भी की, साफ शफाफ इलेक्शन हो। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है, मुस्लिम लीग नून का काम नहीं है इलेक्शन साफ शफाफ कराना। बिल्कुल। जब खेलदास साहब, आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं, तो ये बेहतर नहीं है कि जो आपको सिंध के हवाले से कंसर्न है और पीपल्स पार्टी को मरकज में निगरान हुकूमत के हवाले से कंसर्न है, तो आपकी दोनों की क़यादत बैठ के सिंध और मरकज में अंदर कायम निगरान हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लें? देखिए, मुझे ये बात बताएं, 2002 में नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, 2008 में भी नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, 2018 में भी उसको खुद को भी उसकी बेटी मरियम नवाज साहबा को इलेक्शन से दूर रखा गया। तो क्या मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था?
और ये पीटीआई को इस्तेमाल करके अपने मुतालबे या अपनी सिंध हुकूमत बचाना चाहती है। ना पीपल्स पार्टी की पीटीआई से कोई मोहब्बत है। ठीक। अगर पीपल्स पार्टी वाज़ेह कर दे क्या 9 मई वालों से वो इताअत करना चाहते हैं या 9 मई की हिमायत करना चाहते हैं, तो ये भी वाज़ेह कर दें। बाकी मुस्लिम लीग नून का सिंध में आना, एमक्यूएम से इताअत करना और ठीक। आइंदा दिनों में फंक्शन लीग से बाकी जो मुखालफिन बिल्कुल ठीक। मैं जरा महमूद मौलवी साहब से जान लेता हूं। मौलवी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये एक मुख्तलिफ सियासी जमातें को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा करती हैं। क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस वक्त फुल स्विंग के ऊपर है? पंजाब के अंदर बड़े जलसे किए जा रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फील करती है कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें मिल रही है? और क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी आने वाले दिनों में कुछ इत्तेहाद बनाने का प्लान कर रही है? नहीं, देखिए, हम एक नई पार्टी है तो हमारे पास पुराना बैगेज तो है नहीं। तो हम तो ये कहेंगे कि जो भी हमें मिल रहा है, हम तो ओपनली कह रहे हैं कि जो फील्ड हमें मिल रहा है हम उसी में कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कन्विंसिंग। और आप ये देख रहे हैं हम छोटे छोटे जलसे करना हमने अभी शुरू कर ही लिया है। और हम काफ़ी मुतमईन है उसकी वजह कि हमें जो है लोगों के पास जाना है, हमें किसी और के पास नहीं जाना। हम लोगों के पास जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अवाम जो है जब इलेक्शन हो हमें वोट दे। अब देखें, ये जो झगड़ा है ये बहुत सालों का है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का झगड़ा आज का नहीं है। हर दौर में ये झगड़ा चला आ रहा है। और उसके बाद फिर ये इनकी मुफाहमत भी हो जाती है। मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा, इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है पीटीआई से भी मिल रही है। उसकी वजह है कि वो पीएमएलएन के खिलाफ, हालांकि देखिए अभी तो ये हुकूमत में थे और जो चीफ मिनिस्टर्स लगाए गए हैं इन दोनों पार्टियों के मशावरत से लगाए गए, चाहे पंजाब में चाहे मैं कहूँगा सिंध के अंदर जो चीफ मिनिस्टर लगाए गए और जो निगरान हुकूमत है वो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के मशावरत से लगाए। बल्कि लोग तो यही कहते थे कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा क्योंकि पीपल्स पार्टी के काफी एक्टिव मैं कहूँगा कि लोग थे जो कि सिंध में लगाए गए। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर के लिए तो कहा जाता था कि ये आसिफ जरदारी साहब के आदमी हैं। आज बदकिस्मती से एक दूसरे के ऊपर हम वो इल्जाम तराशी कर रहे हैं। देखिए, अगर हम इसी तरह ये इलेक्शन तक चलते रहेंगे और इलेक्शन के बाद मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर इलेक्शन के बाद यही हालात हुए और पार्टीज जो है इलेक्शन के रिजल्ट्स को नहीं मान के एक दूसरे के दस्ते गिरेबान होना शुरू हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं फिर कोई और जिसको बोलते हैं कोई और तरीका नहीं होगा कि ये हुकूमत को। बिल्कुल ठीक। तो महमूद वाली साहब, ये जरा बता दीजिएगा, आप मुतमिन हैं जो भी फील्ड आपको मिली हुई है, क्या इलेक्शन से कब नून लीग के साथ पंजाब में, साउथ पंजाब में या किसी मखसूस एरिया में कुछ सीट एडजस्टमेंट का इम्कान है? देखिए, इस वक्त हम कह नहीं सकते, मगर देखिए सियासत में कोई भी चीज हद आखिर नहीं होती और इम्कानात क्यों नहीं है। अगर हम किसी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नून लीग के साथ भी कर सकते हैं, किसी और के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर सीट एडजस्टमेंट हो और हम तो मैक्सिमम सीट निकालना चाहेंगे तो एडजस्टमेंट करने में इसमें कोई बात नहीं है। सर, पीपल्स पार्टी का ये इल्जाम कि जो आईपीपी है वो तो नून लीग की एक झेली जमात है, फिर तो वाज़ेह लगता है कि लाजमी सीट एडजस्टमेंट भी होगी और हुकूमत बनने के बाद आप इत्तेहादी भी होंगे। देखिए, ये एक दूसरे के ऊपर ये इल्जाम देने वाली बात है कि हम कौन किसकी बी पार्टी और ए पार्टी है, और मेरा कहना यह कि वक्त ही बताएगा। हम तो पंजाब में लड़ रहे हैं नून लीग के, इस वक्त नूनी लीग एक्टिव है। अगर देखा जाए इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में एक्टिव कई सालों से नहीं रही है। और बिल्कुल ठीक। मैं सर आपकी जानिब दोबारा आता हूं। मैं हमारे मोहम्मद साहब से जानना चाहूंगा, हमारे मोहम्मद साहब, जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट से गुजर रही है, एक 5 रुकनी कमेटी कायम की, कहा यह जाता है कि चेयरमैन पीटीआई की डायरेक्शन या अप्रूवल से ये कमेटी बनी है। कल इसका इजलास होने जा रहा है। इस इजलास का पर्पस क्या है? क्या पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी तमाम सियासी जमातों से राब्ता करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला, और आज से नहीं, मतलब पिछले आप ये समझ लें 1970s ऑनवर्ड्स
सबसे बड़ा मसला ये होता था कि कोई इलेक्शंस के ऊपर एतबार नहीं करता था, क्योंकि हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस कभी ठीक नहीं हुआ। कभी हम 1970s में 160 जिन्होंने सीटें ली उसके बदले 80 वालों को हुकूमत दे रहे हैं। कभी हम लोग एज अ पॉलिटिकल पार्टी हैं नहीं, लेकिन 1981 में बन जाते हैं। फिर 1988 में चलो ठीक है एक स्ट्रगल के थ्रू 1990 पे फिर तो ओवरऑल जो अगर आप देखते हैं ना तो पाकिस्तान का कभी आरटीएस बैठ जाता है, कभी आरओ का इलेक्शन हो जाता है, कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन तो इस जो 5 रुकनी हमारी कमेटी बनी है, इसका मेन मकसद पर्पस ये है कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे और उन्हें कहें कि लेट्स सिट टुगेदर, और बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करें, वो तो शॉर्ट टर्म है ना, वो तो उस वक्त के लिए जो इलेक्शन का वक्त है, हम क्यों ना एक ऐसे मिल के काम करें कि इस मुल्क के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम जो वो इतना साफ और शफाफ कर ले कि सबसे पहले कि चाहे हम हारे या जीते, जो जीतता है जो हारता है उसको एतबार हो सिस्टम के ऊपर, वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, वो सिस्टम फ्री हो, वो सिस्टम फेयर हो। एक चीज। नंबर 2, हमारे ऊपर क्यों लोग आके हमें ऑब्जर्वर शिप होते? क्या हमने कभी अमेरिका में जाके, फ्रांस में जाके या किसी और मुल्क के जाके इलेक्शंस को एज एन ऑब्जर्वर किए? नहीं किया। तो हमारे लिए क्यों आते? ये हमारे लिए शर्म का मकाम होना चाहिए एज अ पाकिस्तानी। तो हम उस चीज़ को एड्रेस करना चाहते हैं। हम एड्रेस करना चाहते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन के ऊपर कभी लोगों को एतराज़ हो जाता है, कभी निगरान हुकूमत। हमें निगरान हुकूमत की ज़रूरत क्यों है? इसलिए कि हमारे सिस्टम्स वीक हैं। हमारे सिस्टम वीक इसलिए कि हम लोग बायस्ड हैं। उसमें अगर निगरान हुकूमत हो जाए, उसमें चाहे इंस्टीट्यूशंस जैसे हमारी बाज़ इदारे हैं, ये इलेक्शन कमीशन वगैरह, तो उसके अंदर भी बायसिज्म आ जाती है। हम इनको क्यों नहीं एड्रेस कर सकते? हम ऐसे डिसीजन क्यों नहीं ले सकते हैं जो कि फ्यूचर के लिए हो, बनिस्बत इसके कि हम इस इलेक्शन को सामने रख के करें? देखिए ये डिफरेंस है बिटवीन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड अ लीडर। हम लोग बनिस्बत उस इलेक्शन के, हम ओवरऑल पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बात कर बड़ा रहे अच्छा हैं। इनिशिएटिव है आपका, लेकिन क्या आप नून लीग के पास भी जाएंगे? जो कि माजी के अंदर जब नून लीग कहती थी आइए बैठिए इंतखाबी इस्लाहात करें, तो पीटीआई उनके साथ बैठने को तैयार नहीं हुआ करती थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पीटीआई ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए ना किया हो। पीटीआई ने इंतखाबी इस्लाहात ही थी कि हमने कहा था ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कर ले। अगर ये लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देख लेते तो उनको पता चल जाता कि उसका कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उसके अंदर एक डेटा मौजूद है, उस डेटा के लिहाज से आपका और मेरा डेटा उसके अंदर पड़ा हुआ है कि अगर हम उस हल्के के हैं, उस हल्के के बावजूद, अच्छा वो खाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है। जब आप लेट्स से आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या पीटीआई किसी के निशान के ऊपर अगर आप बटन दबाते हैं तो वहां से एक पर्ची भी उसी निशान की निकलती है। वो पर्ची आप एक डब्बे में डाल देते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल दोनों वोटिंग सिस्टम था। सो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर एतबार नहीं था तो आप उसको फिजिकली काउंट भी करा सकते थे एज इन टर्म्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि इनका ना कभी एतबार, इनका एतबार इस सिस्टम पे इसलिए नहीं है कि ये कभी इस पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू आए ही नहीं है। चाहे वो 1981 हो, चाहे वो 1985 हो, चाहे वो 1990 हो, चाहे वो 1997 हो, चाहे वो 2013 हो। अभी खेलदास साहब बता रहे थे कि 2008 में मियां साहब को इजाजत नहीं मिली। देखिए एक बात याद रखें, 2007 2 नवंबर में जब इमरजेंसी हुई थी मुशर्रफ के ज़माने में, उस वक्त पॉलिटिकली हम सब लोगों ने यह डिसाइड किया था कि हम उनके अंडर इलेक्शन करवाएंगे नहीं, बॉयकॉट करेंगे, जिसमें पीटीआई ये हम सारे शामिल थे। एंड में मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब इन लोगों ने ये कर दिया था कि वो इलेक्शन पे जाएंगे, मुशर्रफ के अंडर जाएंगे। फिर उसके बाद डेट के लिहाज से इनका मेरे ख्याल में दिसंबर या जनवरी में, पहले 8 जनवरी को इलेक्शन होना था, वो कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ मोहतरमा की शहादत की वजह से। उसके बाद 15 फरवरी को हो गया था। इस दौरान में जनवरी में इनके पेपर्स जो इन्होंने सबमिट कराए थे वो चैलेंज हो गए थे बिकॉज ऑफ हिज कन्विक्शन। वो कन्विक्शन की वजह से वो इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सके थे, लेकिन वो पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस का एज एन कैंपेन उन्होंने की थी। तो ये कहना कि उनको अलाउ नहीं हुआ था, वो उन्होंने पूरा प्रोसेस किया था, उस प्रोसेस में वो छलनी के थ्रू जा नहीं सके बिकॉज ही वाज क्रिमिनल एट दैट टाइम। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद साहब ये जरूर बता दीजिएगा कि क्या नून लीग के पास भी आप चलकर जाएंगे? और उसके साथ जो इस वक्त मफाहमत की बात हो रही है, क्या पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी एक पॉलिटिकल हार्मनी क्रिएट करने के लिए भी आगे जा रही है ताकि माजी की जो गलतियां हैं उससे कुछ सीखें
और बाहमी आपस की जो लड़ाई झगड़े इनको खत्म करें? देखिए, पाकिस्तान का जो बेसिक मसला है ना, पाकिस्तान का बेसिक मसला है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पिछले 50-60 सालों से आज तक प्रॉपरली मैच्योर ही नहीं हुआ। मैच्योरिटी ये नहीं है कि आप और मैं, एक दफ़ा आप आ जाओ, एक दफ़ा मैं आ जाऊँ, एक दफ़ा अगर तीसरी आ गए तो तीसरी बारी बारी कर ले, ये चीज़ नहीं है। या तुम फलाना सूबा ले लो, तुम फलाना सूबा ले लो, तुम फलाना सूबा ले लो, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि आप सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग कर रखें, आप इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन वो करें। क्या हम बात करेंगे, हम इन्हीं लोगों से ही बात करेंगे। देखिए, वेदर इट्स अ बिटर रियलिटी, बट इट्स अ रियलिटी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, हम उनके लीडरशिप से शायद इत्तेफाक ना करें, लेकिन उनके अंदर बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सुलझे हुए बड़े अच्छे लोग हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी के अंदर बड़े सीनियर लोग हैं उस लिहाज से। बाकी ये छोटी मोटी इधर उधर वो मशरूम वाले जो होते हैं ना, वो तो इंसान इधर उधर पका पकू के खा जाता होता है, उनकी तो हम बात नहीं कर रहे। हम बेसिकली उन पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक टाइम गुजारा, एक स्ट्रगल किया है, जस्ट आउट ऑफ वो नोवेयर वो खत्म आ गया। नून लीग के पास जाएंगे आप? हम हर एक के साथ बात करेंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे? मुझे बात बताएं, व्हाई शुड वी नॉट? हम उन्हीं के साथ बात करेंगे तो बात होगी, हम पीपल्स पार्टी के साथ बात करेंगे तो बात होगी। हम पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हम नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स को इस सिस्टम से निकालना चाहते हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि जब पॉलिटिकल सिस्टम में नॉन पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं तो उसका नुकसान ये हो जाता है, उनके ऊपर उंगलियां उठती है। जब उनकी उंगलियां उठती हैं तो उनकी अपनी इज्जत खराब होती है। हम नहीं चाहते कि उनकी इज्जत खराब हो। बिल्कुल ठीक। यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करने की अच्छी काविश है, लेकिन यह है कि जो हालात जारी हैं, इन हालात के दौरान ये काविश किस हद तक कामयाब हो सकेगी। और उसके साथ नाज़रीन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मबैन इत्तेहाद होने के किस हद तक इम्कानात मौजूद हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। खेलदार साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक दो स्टेप आगे आने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून पीटीआई की इस काविश को किस तरह देखती है? जब ये वफद आपके पास आएगा तो नून लीग क्या इनको वेलकम करेगी? और जो नून लीग का भी बड़ा दरीना मुतालबा रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो क्या आप भी पीटीआई की इस बात को वेलकम करेंगे? देखिए, 21 अक्टूबर को जो नवाज शरीफ साहब ने लाहौर मीनार पाकिस्तान में तकरीर की थी, उन्होंने कहा था तमाम जमातें और आईनी इदारे आइन में रहकर काम करें। अब बदकिस्मती से ये है कि पीटीआई का जो कायद है, जो उनका सरबराह है, वो 9 मई का मास्टरमाइंड है। हम तो उस पर एतबार नहीं कर सकते। जो माजी उनका रहा, जलाओ घेराओ और उन्होंने करके दिखाया रियासत पे हमले। अब पीटीआई ने जो रास्ता इंतखाब किया है, जिस रास्ते पे वो चल रही है, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों से हमारी तो बात नहीं हो सकती। बाकी टिल फर्दर आज भी इलेक्शन कमीशन में पीटीआई एक पार्टी है, उसमें अच्छे लोग भी हैं। खेलदार साहब, सियासी जमातें तो दरवाजे कभी बंद नहीं करती। अगर एक 5 रुकनी कमेटी आ रही है तो उसको वेलकम करना चाहिए निजाम के इस्तेहकाम के लिए। खेलदार साहब, आपसे सवाल किए मैंने कहा, सियासी जमातें दरवाजे खेलदार साहब ने कभी बंद नहीं करती। जी मैं कहता, पहले भी एक कमेटी बनी थी, शामून कुरैशी, फवाद चौधरी उस वक्त आए थे फिर पार्लियामेंट में। फिर आपने देखा कि उनके पास अख्तियार कोई नहीं था। अख्तियार आज भी अगर जो बैठा हुआ है अडियाला जेल में उसके पास है, तो मैं समझता हूँ पहले वो अपने जो उन्होंने जुर्म किए हैं, जो उन पे इल्ज़ाम आए, वो बरी हो जाए, फिर उनसे उसकी सरबराह जो है उनसे उनकी पार्टी से बात की जा सकती है। बाकी पीटीआई में अच्छे लोग हैं, वो इलेक्शन जाके लड़े, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई उनको कानून में कोई उनको इजाज़त, मतलब जो कुछ जुर्म में मुलव्वस नहीं है, साफ शफाफ लोग हैं, तो हम पीटीआई से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। हम पॉलिटिकल पार्टी है, वो बिल्कुल हम बातचीत भी करेंगे, मगर उनसे करेंगे जो आइन और कानून को मानेगी। जो आइन और कानून का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पे निकल चुकी है, उससे बात नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। आरिफ दाना साहब, आपसे जानना चाहूंगा, मुस्लिम लीग नून अपने सियासी इत्तेहादियों की तादाद में इजाफा कर रही है। सिंध का रुख कर लिया है, एमकेएम के साथ इत्तेहाद हो चुका, और सिंध का जिस शख्सियत को सदर बनाया गया है वो साबिक डीजी एफआईए हैं बशीर मेमन साहब, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क्यादत के खिलाफ उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के केसेस बनाए। नून लीग उनके सदर बनने को, पीपल्स पार्टी नून लीग के सिंध के सदर की जो पॉलिटिकल मूवमेंट होगी इस एंगल से पीपल्स पार्टी के लिए किस हद तक कोई थ्रेट फील करती है? और इसके साथ साथ ये जरूर बताइएगा, खुशीसा साहब कहते हैं कि नून लीग ही मरकज के अंदर बैठ के निगरान हुकूमत को चला रही है,
नून लीग कहती है कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर अपने चॉइस का निगरान सीएम लगाकर बैठी है। तो ये दोनों के कंसर्न है, ये कहीं बैठ के ये कंसर्न दूर नहीं हो सकते दोनों क़यादत के मबैन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने 2-3 सवाल किए हैं। नंबर पहला तो आपने कहा है कि PMLN और मुस्लिम लीग नून में जो MQM पाकिस्तान में जो इत्तेहाद हुआ है जी, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, दोनों पार्टियों को, कि आपको मुबारक हो। और ये बिल्कुल एक हिस्ट्री है कि पीपल्स पार्टी से हमेशा इत्तेहाद बना के ही हमारे मुखालफिन इलेक्शन लड़े हैं। इंडिविजुअल पार्टी कोई भी हमसे इंतखाब नहीं लड़ती। पीपल्स पार्टी अलबत्ता अकेली होती है और बाकी ये सारे इत्तेहाद की सूरत में ये माजी के इत्तेहादी रहे हैं और ये सीट एडजस्टमेंट करके हमसे इलेक्शन लड़ते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करती। ऐवान में आने के बाद मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से हम जरूर बात करते हैं और उनसे बेचते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि दोनों पार्टियों के पास मैंडेट सिंध में एक क्वेश्चन मार्क है कि मैंडेट है नहीं और इत्तेहाद हो गया है। बहरहाल ये दोनों पार्टियों का इख्तियार है, डोमेन में है कि वो एक दूसरे से इत्तेहाद करें और बाकी भी पार्टियां अगर इनसे मिलती हैं तो लख बिस्मिल्लाह, हम उनको खुशाइंदा समझते हैं, वेलकम कहते हैं और इज्तिमाई तौर पर हम इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात आपने कही कि जो हम ये कह रहे हैं कि बशीर मेमन को थ्रेट अलर्ट है आपके लिए सर? जी जी जी, बशीर मेमन साहब को पॉलिटिकल थ्रेट हो सकते हैं आपके लिए, पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में बशीर मेमन साहब? नहीं, किसका नाम लिया आपने? साबिक DG FIA जिन्हें मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब सिंध का सदर बनाया गया है, वो क्या पीपल्स पार्टी के लिए वहां सिंध में कोई मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में वो बतौर ऑफिसर तो मैंने उनका नाम सुना है, मगर सियासी तौर पर आज आपने मुझसे गुफ्तगू की है, सियासी तौर पर कोई बैकग्राउंड नहीं है उनका ताकि मैं उनसे कोई तबसरा कर सकूं। बाकी अगर PMLN ने उनको सदर बनाया तो ये उनका इंटरनल मामला है, किस नियत से बनाया है। तो माजी में भी हम बहुत सारी इंतकामी कार्रवाइयों को देखते भुगतते आए हैं। एक बार फिर अगर ये आजमाए जा रहे हैं हाथ के पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए बशीर मेमन को सियासत कराई जा रही है, तो हमारा ये मुतालबा था माजी के इस तरह के ब्यूरोक्रेट से कि अगर आपको सियासत का शौक है तो ग्राउंड में आके पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें। तो हम इनका मुकाबला जरूर करेंगे। नियत जो है वो PMLN बताएगी, सदर क्यों रखा वो PMLN का मशवरा है। और दूसरी और आखिरी बात जो आप कह रहे हैं कि खुर्शीद शाह साहब को आपने कोट किया कि वो कह रहे हैं कि पंजाब और फेडरल में PMLN जो है वो निगरान हुकूमत चला रही है, उसकी एक जिंदा मिसाल ये है कि 2 दिन पहले ये खबर ब्रेक हुई है कि गवर्नर हाउस लाहौर में PMLN के इजलास हो रहे हैं, वहां पर वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये बताया जाए कि गवर्नर हाउस जो एक पहले ही गैर सियासी होते थे अब निगरान हुकूमत है, तो कहां है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कहां है निगरान हुकूमत फेडरल की और पंजाब की? और PMLN ये जवाब दे के वो गवर्नर हाउस में बैठ के अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसे कर रही है। सिंध में ऐसा कोई माहौल नहीं है। सिंध में तो ये कहा जा रहा है कि जनाब यहाँ तो हेड मुहर्रर पूरे सूबे के तब्दील किए गए हैं, DSP, SHO, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियार खार, चपड़ासी। मैं आपसे जानना चाहूंगा मोहम्मद साहब, काफी दिनों से ये बात ज़ेरे गर्दिश है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद बन सकता है, और अब नून लीग ने स्पेशली जो पॉलिटिकल लाइन ली है तो लगता ये कि पीपल्स पार्टी एक साइड पे हो चुकी है और PTI और मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद का गौर कर सकते हैं। इसके किस हद तक इम्कान आते हैं और कभी पार्टी लेवल पर किसी सीनियर क़यादत के लेवल पर कोई ऐसी डिस्कशन आई है सामने? देखिए जी, एक छोटा सा कमेंट मैं कर लेता हूँ पहले। वो इस वजह से कि जब खेलदास साहब कह रहे थे कि PTI का वो है कानून और उसके लिहाज पे मानते हैं, मैं चाहूँगा कि मुझे खेलदास साहब उस कानून का वो रेफरेंस दे दे कि जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का त्यारा अगवा करना जो है वो जायज़ लिखा हुआ है। मुझे ज़रा ये उस रेफरेंस बता दें जो आर्टिकल या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की है कि जिसमें आप कहते हैं कि जी जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो आराम से बाहर मुल्कों के उनको बता देते हैं कि जी मुंबई के जो हमले हुए हैं वो पाकिस्तान में हुए हैं, या वो मुझे बता दे कि लॉ में वो किधर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमला करना जो है वो जायज़ है। ठीक है, जब हम गलतियों की बात करते हैं ना तो पाकिस्तान की हर एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक इंस्टीट्यूशंस ने अपनी जगह गलतियां की हुई हैं। ठीक है, अब बात यह है कि यहाँ से आगे रही बात, यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एज ऑफ टुडे जो कप्तान है उसके ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं है।
एज ऑफ टुडे मियां नवाज शरीफ वाहिद वो शख्स है जो कन्विक्टेड हैं। जब तक उनकी कन्विक्शन खत्म नहीं होती उनको जेल में होना चाहिए, और जब तक कप्तान की कन्विक्शन हो नहीं चाहिए उनको बेल पे होना चाहिए। तो इस वक्त सारा हिसाब ही उल्टा और चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब आगे बात आ जाती है आपकी। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ऑफ टुडे ये समझती है, सही समझती है, गलत समझती है, ये हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जितने हल्के हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली के चाहे वो प्रोविंशियल असेंबलीज के, हम हर एक हल्के में एक कैंडिडेट, सेकंड कवरिंग और तीसरा जस्ट इन केस, हम ये 3 लोगों को एक के बाद दूसरे हम ये उसके अंदर फाइल करने की ताकत और हिम्मत रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक। अब उसके बाद क्या जब इलेक्शन के करीब जाएंगे तो हम बिल्कुल इलेक्शन के करीब जाके डिसाइड करेंगे कि क्या हमें अकेले इलेक्शन लड़ना है या किसी के साथ ज्वाइन करना है। अच्छा, अकेले मेरी अगर आप मुझसे लेट्स से इमरान खान साहब पूछते हैं कि हुमायूं तुम क्या कहोगा, मैं कहूंगा लेट्स एक दफा हम अपनी ताकत को देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वजन कितना है, ठीक है। जब आपको अपने वजन का पता चलेगा फिर आप देखेंगे कि मुझे किसी के साथ वजन बैलेंस करने की जरूरत है या नहीं है। आपने एक बड़ी बात की थी जो इन लोगों ने दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे कि एक कह रहे कि जो उनका चीफ मिनिस्टर है, दूसरा कह रहे उनके वो है। देखिए, ये चीज आज से नहीं, ये चीज पिछले 40-50 साल से हो रही है। इसी सिस्टम, करप्ट सिस्टम, गलत सिस्टम, बायस सिस्टम को ठीक करने के लिए हम ये समझ रहे हैं कि देखो इससे कोई फायदा नहीं होगा पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। हम अपने फ्यूचर जनरेशन जो यूथ है, जो इस वक्त बहुत वाइब्रेंट है, वो यूथ है जो इस वक्त बहुत ज्यादा जिसकी सोच हम लोगों से बहुत बेहतर है कि जो लेकिन हमने उसका एक मुलाजा किया था नमल में किया था, तो सॉरी नमल नहीं, ये हाँ नमल में किया था, तो उस लिहाज से लम्स में देखा था, तो उसी लिहाज से हम उनके लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। तो लेट्स डू समथिंग कि उसके करें। बाकी अच्छी बात है, सियासी जमातों को बैठना चाहिए और एक बेहतर फ्यूचर का एक रास्ता निकलना चाहिए। महमूद मौलवी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि किसी सियासी जमात में हिम्मत नहीं है कि वो उनका उम्मीदवार बराह रास्त पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सके, हमारे खिलाफ इत्तेहाद करके हमारा मुकाबला किया जाता है। तो आप कराची से डेफिनेटली कंटेस्ट करेंगे और सिंध के अंदर आईपीपी की क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बराह रास्त मुकाबला करेंगे या किसी आप भी इत्तेहाद का हिस्सा बनते हुए पीपल्स पार्टी को कंपीट करने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह हम जो है बराह रास्त जो है पीपल्स पार्टी और दूसरे सारे पार्टियों के साथ मुकाबला करेंगे और जो है देखते हैं कि आवाम वोट किसको देती है। जिसको आवाम वोट देगी वो जीतेगा। इलेक्शन होते ही बराह रास्त होते हैं। उसकी वजह यह है कि हर पार्टी, हर कैंडिडेट एक दूसरे कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा होता है। तो मेरे ख्याल से ये जो कहना है कि जी इत्तेहाद करके देखें, इत्तेहाद अलग होता है। इत्तेहाद तो हर पार्टी ने किया। आज एमक्यूएम के साथ जो ये बुरा भला पीपल्स पार्टी बात कर रही है, ये तो एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद में हुकूमत में रहे। देखिए जो है इत्तेहाद में ही हुकूमत में रहे पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम कई दफा रह चुकी है। पीपल्स पार्टी जो है पीएमएलएन के साथ इत्तेहाद में हुकूमत रह चुकी है। आप ये देखें ना, एमक्यूएम जो है पीएमएलएन के साथ इत्तेहाद रह चुकी है, एमक्यूएम पीटीआई के साथ इत्तेहाद। तो ये तो बड़ी नॉर्मल चीज है। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल बात है। खेलदा साहब, आपकी एक बड़ी मानीखेज मुस्कुराहट थी, उसकी क्या वजह थी? और साथ बताइएगा कि पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर मियां साहब जब वापस आए हैं, वो 4 दिन अगर जेल चले जाते तो उनका कद काठ बढ़ जाता। उन्होंने जेल ना जाकर जो अपना कद है वो छोटा किया है। देखें, बात ये, पहली बात, पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है कि पानामा में पहले ये जो फैसला हुआ था जिस पे नवाज शरीफ साहब को अकामा की बुनियाद पे सजा दी गई, वो नाइंसाफी हुई है, पीपल्स पार्टी खुद कहती रही। अगर वो नाइंसाफी हुई है, उस अदालत ने फैसला दिया है, अदालत के फैसले के बाद जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए, कोई जेल तोड़ के नहीं गए थे, वो भी अदालत के फैसले से और कैबिनेट के फैसले से गए हैं। अभी जब वापस आए हैं तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आके सरेंडर किया है, इसी अदालतों में आके सरेंडर किया है। वहां से उनको अदालत ने ये इजाजत दी है, अपीलें बहाल हुई है। तो इसी अदालतों से उनके खिलाफ फैसले भी आए हैं। उसी अदालतों में उनको अगर आज जो फैसले हुए हैं, जो दुरुस्तगी हुई है, हम समझते हैं जो नाइंसाफी हुई है उसकी दुरुस्तगी हुई है, तो पीपल्स पार्टी को उसमें खुश होना चाहिए।
पीपल्स पार्टी को मैं समझता हूँ, ये खुर्शीद शाह साहब जो भी बातें कर रहे हैं आजकल, पहले भी इनकी पार्टी के चेयरमैन और पार्टी के तर्जुमान उसको डिसऑन कर चुके हैं कि खुर्शीद शाह ने ये भी कहा कि मैं माफी मांगता हूँ, 16 महीने हमें हुकूमत में नहीं रहना चाहिए था, पार्टी ने खुद उसको डिसऑन कर दिया। तो खुर्शीद शाह साहब बड़े सीनियर सियासतदान है, मुझे बड़ी मेरी दिल में उनके लिए एहतराम है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, मगर ये जाती राय है वो देते रहे, हम पे कोई इतना वो नहीं करना चाहते, हम वो नाटी वाली सियासत नहीं करना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब से इंसाफ हो रहा है, ये सब जमहूरियत पसंद पार्टियों के लिए, जमहूरी लीडर के लिए, सबके लिए बेहतर है कि एक नाइंसाफी होती है उसकी, अगर वो उसको इंसाफ मिलता है तो चलिए ठीक है, इंसाफ उनको मिलना चाहिए, इंसाफ सबको मिलना चाहिए। आजिज दानड़ साहब आपसे जानना चाहूंगा, खुर्शीद शाह साहब सीनियर एक पार्टी लीडर हैं, उनकी स्टेटमेंट को पार्टी की टॉप लीडरशिप कैसे डिसऑन कर सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये जवाब देता हूँ, जो अभी मौलिक साहब ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इत्तेहादी रही है और ये आपस में इत्तेहाद करते हैं। देखिए, बात समझने की है एक कि हमने कभी भी पार्टी से इलेक्शनी इत्तेहाद नहीं किया कि खुदा ना खासा जिस सीट पे हम मुकाबला कर रहे हैं मुत्तहिदा विथड्रा हो जाए और मुत्तहिदा के सामने हम विथड्रा हो जाए। हम अलग अलग इलेक्शन करते हैं, बड़ी टफ इलेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, पीपल्स पार्टी ये जरूर करती है कि जब कोई पार्टी मैंडेट लेके, चाहे वो 1 सीट का मैंडेट हो, 2 का हो, 4 का हो, 8 का हो, इस तरह फंक्शनल मुस्लिम लीग भी होती है, जब वो ऐवान में आते हैं तो पीपल्स पार्टी जो है वो कुशादा दिली से उनको कहती है कि जी हुकूमत में आए और आप अपने अपने हलकों के अवाम की खिदमत करें। इलेक्शनी इत्तेहाद और हुकूमती इत्तेहाद अलग अलग चीजें हैं, मैं इलेक्शनी इत्तेहाद की बात कर रहा हूं। और जहां तक खुर्शीद शाह साहब के बयानात का ताल्लुक है, देखें, बयान कभी कभी मौकूफ हम दे देते हैं और जाहिर है जब लीडरशिप अपने हिसाब से किस चीज को बेहतर नहीं समझती है तो लीडरशिप को ये इख्तियार होता है कि वो खुर्शीद अहमद शाह साहब समेत किसी भी सेकंड लीडरशिप के लोग के स्टेटमेंट की तरदीद कर दे। ये इख्तियार लीडरशिप को मिलाकर है, मगर उसका ये कतई मकसद नहीं है कि किसी को पार्टी से निकाला गया है या किसको डिसऑन इस तरह किया गया है कि आइंदा वो सियासत ना करे पार्टी में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सीनियर लीडरशिप का ये राइट है। मोहम्मद साहब आपसे जानना चाहूंगा, सदर मुमलिकत ने निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का मुतालबा किया और बाकी भी मामलात को उन्होंने हाईलाइट किया। क्या समझते हैं कि सदर मुमलिकत के इस रोल के बाद आपके लिए सियासी लिहाज से कुछ हालात बेहतर होने जा रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को भी मिलेगी? देखिए जी, मेरे लिहाज से, अच्छा एक छोटा सा कमेंट कर लेता हूँ जो आजिज साहब कह रहे थे। देखिए, इनको वाकई फ़र्क करना चाहिए एक इलेक्शन अलायंस का और एक जब आप हुकूमत बनाते तो आप वहाँ पे अपने साथ इत्तेहादी लोग लेकर आते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा कि वो कहते हैं कि उनके फराग दिली से उन्हें कहते हैं कि आओ खिदमत करो। फराग दिली से नहीं कहते, उनकी ज़रूरत होती है इसलिए करते हैं, वरना शायद ना करें। लेकिन दूसरा कमेंट ये था कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में जो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे ना कि वो उनका कद बढ़ जाता है। देखिए, कद तब बढ़ता है जब आपकी सोच बड़ी हो, ठीक है। बात इसका नहीं है कि उनके साथ ज्यादती हुई थी नहीं हुई थी, वो भी क्वेश्चनेबल है कि एक प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क का, सुन लेना मैं बात बताता हूँ ना, मैं उधर बताता, एक प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क का अकामा लेता क्यों है, वो वजह उस पर तो बसाते खुद ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें होना चाहिए। तो उस लिहाज से वो गलत है, वो आए जरूर आए, पहले ये उसमें अदालत जा ही नहीं सकते, पहले इनको सरेंडर करना होता है जेल में, जेल से अदालत जाए। और ये हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, PLD पेज नंबर 13। अब जो सदर साहब, मैं समझता हूं अगर मैं सदर साहब की जगह होता, मैं रिक्वेस्ट करने की बजाय उन्हें कहता कि देखो ये इलेक्शन है और मैं एज अ ऑर्डर करता कि ये इलेक्शन है, इलेक्शन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि जिसके ऊपर कन्विक्शन है उसको जेल में डालो, जिसके ऊपर कन्विक्शन नहीं है उसको बेल दो, बाहर निकालो। उसके अलावा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी जो लोग हैं वो जलसा करना चाहते हैं, उनको जलसा करने दो। जिनके नाम किसी चीज में है और वो जेल में है वो नहीं कर सकते, लेकिन जिनके नहीं है उनको करने दो। अभी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को फिर पकड़ना शुरू कर दिया। वक्त आप खत्म हो रहा है, शुक्रिया, लेकिन मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत को आपको एक मशवरा जरूर देना चाहिए था ताकि फिर वो खत लिखते। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल से मुतल्लिक क्या बड़ा फैसला किया है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान स्टील मिल्स ने 1984 में अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया था। पाकिस्तान स्टील मिल 2007 तक मुनाफा बख्श कंपनी थी, मगर निजकारी का अमल शुरू होते ही स्टील मिल्स के मुनाफे को नजर लग गई। 2006 में स्टील मिल्स RF हबीब ग्रुप को तकरीबन 21 अरब रुपए में फरोख्त कर दी गई।
मगर इस निजकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमा चला और इस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने स्टील मिल्स की निजकारी को कल अदम करार दे दिया। 2009 से पाकिस्तान स्टील मिल्स को बदनज़मी, मुबैना बदउनवानी और पैदावारी सलाहियत कम होने के बाइस अरबों रुपए नुकसान होना शुरू हो गया। 2015 में पाकिस्तान स्टील मिल्स का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। 2008 के इख्तिताम पर स्टील मिल्स का खसारा और वाजबात 26 अरब रुपए थे, जो जुलाई 2023 में 526 अरब रुपए से तजावज़ कर चुके हैं। स्टील मिल्स हुकाम के मुताबिक स्टील मिल्स बंद होने के नतीजे में सालाना 30 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। स्टील मिल्स ने हुकूमत से 110 अरब रुपए कर्जा लिया था, जिस पर सालाना 18 अरब रुपए हुकूमत को सूद की मद में अदा किए जा रहे हैं। गुज़श्ता माली साल में स्टील मिल्स के नुकसानात 206 अरब रुपए थे। स्टील मिल्स की बहाली के लिए 58 करोड़ 40 लाख डॉलर्स अगर दरकार हों तो इसका ऑपरेशन दोबारा शुरू हो सकता है। ये पाकिस्तान स्टील मिल्स की इंतजामिया ने हुकूमत से मुतालबा किया था, लेकिन ये मुतालबा उनका कभी पूरा नहीं हुआ। हुकूमत ने 8 साल की बंदिश और अरबों रुपए के भारी नुकसान के बाद पाकिस्तान स्टील मिल्स को निजकारी की फहरिस्त से नाज़रीन अब निकाल दिया है और इस निजकारी की लिस्ट से निकालने के बाद पाकिस्तान स्टील मिल्स को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को यह जिम्मेदारी सौंप दी है कि वो इसके कानूनी, मालियाती और इंसानी वसाइल से मुतल्लिक जिम्मेदारियों के साथ साथ जो उसके वाजबात हैं और उनके बुनियादी और गैर बुनियादी असासों का असर जायज़ा ले। PIM स्टील मिल जैसी बड़ी नवीयत के इदारों का 360 डिग्री जायज़ा पेश करेगा। मिसाल के तौर के ऊपर पाकिस्तान स्टील मिल्स की जायदादें बशमूल स्टील टाउन और गुलशन हदीद समेत घरों की कुल तादाद की फहरिस्त बनाना, इनके साइज़ की दर्जाबंदी करना, इनमें रिहाइशों की बिजली, पानी, गैस समेत दीगर यूटिलिटी का इस्तेमाल और इनके वाजबात और अखराजात का वसी तौर पर जायज़ा लिया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टील मिल्स के कुल असासों की मालियत 838 अरब रुपए है, जिसमें से 751 अरब रुपए मालियत की सिर्फ जायदाद यानी कि अराजी शामिल है, जबकि 17,000 एकड़ से ज़ायद अराजी, हज़ारों घर, कई हस्पताल, तलीमी सहूलियात वगैरह, प्लांट, मशीनरी और इसके साथ साथ 71 अरब रुपए की जायदादों में की गई मुख्तलिफ सरमायाकारी भी इसके अलावा है, जो कि स्टॉक वगैरह में मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ औकात में की गई थी। दूसरी जानिब IMF का मिशन पाकिस्तान के दौरे पर है और IMF ने सरकारी कंपनियों की मालियत के तयन में ताखीर और रिपोर्ट की दिसंबर के आखिर में लॉन्चिंग पर एतराज़ किया है। इसी तरह IMF ज़री आमदन और रियल स्टेट पर टैक्स बढ़ाने का भी मुतालबा कर रहा है, जबकि FBR ने भी जायदादों की खरीदो फरोख्त का ट्रेडिंग का तस्वुर पेश किया है। IMF के मुतालबात और नए टैक्सों के निफाज से कारोबारी शोबों में इस्लाह और बेहतरी होगी या कारोबारी सरगर्मियां महदूद होने का खदशा है। इस पर बात करने के लिए हम स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात मोहम्मद एहसन मलिक साहब। एहसन मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, IMF मुतअद्दिद मरतबा इस मामले को टेकअप कर चुका है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं जो खसारे में चलती हैं, जिसके बायस कौमी खजाने को सालाना 600 रुपए का नुकसान पहुंचता है। सवाल यह है कि हम जब एक फैसला करते हैं कि कोई कंपनी खसारे में चली गई है, हमने उसकी प्राइवेटाइजेशन करनी है, 15 से 20 साल गुजर जाते हैं लेकिन हम हतमी फैसला नहीं कर पाते, जिसका खमियाजा इस मुल्क का कौमी खजाना और आम आदमी भुगतता है। क्यों फैसला साजी के अंदर इतने हम तखीर का फैसला साजी तखीर का शिकार होती है और हम क्यों बड़ा फैसला लेने में हिचकिचाहट से दो चार हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहेल साहब, बात यह है कि आप PIA, आप स्टील मिल का आपने जिक्र किया। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, किसी भी गवर्नमेंट को इस तरह के कारोबार में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। मैंने पहले भी 1-2 शोज़ में ये कहा है कि भाई आप 1 रुपये में बेच दें, जो लाइबिलिटीज़ हैं वो रिकवर करें, PIA भी दे दें। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा मुकद्दम अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखा जाता है। अभी मैं 2 दिन पहले भी न्यूज़ टॉक सुन रहा था, उसमें एक पार्टी अपोज कर रही थी कि जी हम PIA को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। बात ये, आज आप जिस जगह पे पहुंच गए हैं अपने पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से, और उसमें एक जो मैं चीज़ समझता हूँ ज़ाती, वो ये कि आप यहाँ पे जब तक पॉलिटिकल पोस्टिंग्स का कल्चर बंद नहीं करेंगे इस मुल्क में, आपके अदारे बेहतर परफॉर्म करना नहीं शुरू करेंगे। दूसरी बात, आपने IMF की बात की। IMF जो ज़राए से मेरी बातचीत हुई है, IMF का माशाल्लाह बहुत अच्छा विजिट जा रहा है। 15 दिसंबर को वो वापस जा रहे हैं और जो उनका रिव्यू था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। और लेकिन मलिक साहब, ये बड़ी अजीब बात है, IMF के हुकाम ने कुछ खदशात का इजहार किया कि आपने डॉलर की कदर को नीचे लाने में किस किस इदारे ने कैसे इन्वॉल्वमेंट किया, आपने मार्केट में इंटरफेयर किया है।
पाकिस्तान में स्मगलिंग हो, डॉलर की होर्डिंग हो, तो किसी ने कार्रवाई तो करनी है। तो आईएमएफ जब से उनका मिशन पहुंचा उस वक्त से डॉलर दोबारा बढ़ना शुरू हुआ, 287-88 रुपए के करीब फिर वो पहुंच गए। तो ये आईएमएफ का दोहरा म्यार समझ से बालातर है। अच्छा सुहेल साहब, इस पे भी ना मुतजाद राय है। वो ये कि ये जो मीडिया में बातचीत चल रही है, जबकि मेरी जो बात हुई है वो ये कि आईएमएफ की ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि आप रियल एस्टेट को टैक्स करें, आप एग्रीकल्चर को टैक्स करें या आप रिटेलर्स को टैक्स करें। ये फाइनेंस मिनिस्टर का इनिशिएटिव था कि हमें ये चीज करनी चाहिए ताकि हमारा टैक्स नेट बढ़े। आईएमएफ ने ऐसी कोई डिमांड नहीं की, बल्कि वो अपने रिव्यू को कंप्लीट करके 15 को जा रहे हैं और उसके बाद MEFP साइन होगा और आपको 700 मिलियन जो है डॉलर्स की सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो आपको डिसबर्स हो जाएगी। लेकिन हमारी सरकारी कंपनी जिनकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसका कुछ सोल्यूशन है? आईएमएफ मुतालबा करता है, उसके बाद हम भी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। सर आईएमएफ, मैं ये समझता हूं आईएमएफ का ठीक मुतालबा है, वो मेरा भी है और आपका भी है कि भाई हम कब तक इन जो आपने बोझ सफेद हाथी पाले हुए हैं इनका बोझ टैक्स पेयर उठाएंगे। भाई आप क्यों नहीं इसको सेल करते? बेसिकली इशू ये, मैं ये समझता हूँ फवाद साहब की जो तकर्री है वो एक आसान इकदाम है, बट हमारा जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसीजर है वो इतना लेंथी है। तो मैंने तो 2 जगह पे और भी कहा कि जैसे आपने KPT में, कराची पोर्ट ट्रस्ट में आप JV में चले गए हैं, तो आप वैसे ही PIA में और पाकिस्तान स्टील मिल में आप JV पे चले जाएं ताकि आपके लॉसेस कम होना शुरू हो। ये अच्छी तजवीज़ है, लेकिन इसके साथ हमें बताइएगा, आईएमएफ ये डिमांड करता है कि आपने जो आपका एक्सटर्नल लेवल के ऊपर आपको फंड्स की जरूरत है वो भी आप शॉर्टफॉल का सामना है, लेकिन हमें बताया गया था कि ऐसे ये बहुत इफेक्टिवली काम किया है और गैर मुल्की सरमायाकारी को अट्रैक्ट करने में वो कामयाब हो चुके हैं। क्या देखते हैं आप SIFC का रोल और आने वाले दिनों में गैर मुल्की सरमायाकारी में किस हद तक राह हमवार हो चुकी है? सुहेल साहब, SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल आर्मी चीफ का ब्रेन चाइल्ड है और मैं ये समझता हूँ कि एक आसान इकदाम है। अल्लाह करे कि इसको हम पाए तकमील तक पहुंचाएं। इससे उम्मीदें बहुत वाबस्ता हैं, बट थोड़ी सी इसमें चीज़ों की डेफिशिएंसी है। लाइक जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान स्टील मिल जब सेल हुई तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जो रेकोडेक वाला मामला हुआ। अब जितना भी फॉरेन इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में लीगल आपसे जो मांगता है वो ये कहता है कि आप इंटरनेशनल लॉ की आप परमिशन दें कि अगर कोई भी केस होगा तो हम आप इंटरनेशनल कोर्ट में करेंगे, आपकी सुप्रीम कोर्ट में नहीं करेंगे। तो इस चीज की कमी है, बट मेरे ख्याल में आर्मी चीफ साहब इस चीज को देख रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टर्की से, चाइना से, गल्फ से कि हमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। किस महीने तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस गैर मुल्की सरमायाकारी को? दिसंबर तक होपफुली इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर स्टॉक मार्केट में नया एक रिकॉर्ड बना, इंडेक्स 55,000 को टच कर चुका है, इसकी क्या बुनियादी वजह है? क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ है इंडेक्स की या ये एक शॉर्ट टर्म इस मार्केट ने ग्रो किए? सुहेल साहब, स्टॉक मार्केट ने बहुत अरसे बाद परफॉर्म करना शुरू किया और उसमें भी जो चीज़ें आपको पता है, स्टॉक मार्केट बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर चलती है। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आया वो ये IMF के आप प्लान में चले गए। सेकंड जो चीज़ आई वो ये कि आपने SIFC बनाई और उसके बाद जो आपने डॉलराइजेशन और शुगर कटलाइजेशन के साथ जो किया उसको बड़ा लोगों ने एक्सेप्ट किया। जो एक और सबसे बड़ा अहम चीज़ है वो ये कि बैंक्स ने, मल्टीनेशनल्स ने अपनी जो डिविडेंड्स दिए वो बहुत अच्छे दिए लोगों को, जो बड़ी कंपनी थी, तो उसका इंपैक्ट आ रहा है। आज भी अभी जुम्मा ब्रेक से पहले को 1200 पॉइंट मार्केट प्लस थी और 55,000 का फिगर स्टॉक मार्केट क्रॉस कर चुकी है और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये 70 और 75,000 के बैरियर को भी क्रॉस करेगी। बिल्कुल ठीक। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर के ऊपर जैसे ही पॉलिसियों में इस्तेहकाम आएगा तो गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद भी उसी के साथ बढ़ेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि जब एक मुस्तकिल हुकूमत आइंदा की कायम होगी तो उसके बाद तवक्को ये की जा रही है कि जो SIFC का रोल है ये कंटिन्यू करेगा और मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो कमिटमेंट की गई है उसके मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ मनसूबों के अंदर हमें बड़े पैमाने के ऊपर गैर मुल्की सरमायाकारी होते हुए दिखाई देगी। नाज़रीन, निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से 29 अरब रुपए के तरक्याती फंड जारी करने की तैयारी कर ली गई है। ये पहली मरतबा होगा कि निगरान वफाकी हुकूमत तरक्याती स्कीमों के लिए फंड जारी करेगी।
माजी में कोई भी ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है कि निगरान हुकूमत ने तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स जारी किए हों। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ख्वाहिश पर फंड्स अजरा के लिए 24 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिश की गई। काबीना डिवीज़न ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर समरी तैयार की और वफाकी काबीना ने 24 रुकनी कमेटी की भी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वज़ीर मफासलात शाहिद अशरफ तारड़ इस कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। स्टीयरिंग कमेटी को तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स जारी करने और मनसूख करने का इख्तियार हासिल होगा। कमेटी को तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद के दौरान हायल रुकावटों को दूर करने का भी इख्तियार हासिल होगा। 24 रुकनी कमेटी में 4 निगरान वफाकी वुज़रा और 9 सेनेटर्स को भी शामिल किया गया है। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद स्टीयरिंग कमेटी खत्म होने से फंड्स का इजरा रुक गया था, जिसके बायस निगरान वफाकी काबीना ने स्टीयरिंग कमेटी की तश्कील 9 की। नाज़रीन, रवा माली साल के लिए तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। PDM हुकूमत ने अपने इब्तदाई 40 दिनों में, यानी कि रवा माली साल के 40 दिनों में 61 अरब रुपए के खतीर फंड्स जारी कर दिए थे, जबकि जारी होने वाले फंड्स भी तत्तुल का शिकार हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतअद्दिद मरतबा फंड्स इजरा का मुतालबा किया था। निगरान हुकूमत इस वक्त तरक्याती फंड्स जारी करने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन की तारीख भी दी जा चुकी है। तो सवाल यह है, क्या इलेक्शन की तारीख देने के बाद दोबारा से इस निगरान हुकूमत की जानिब से ऐसे तरक्याती स्कीमों के लिए फंड जारी करना दुरुस्त होगा? इसके साथ साथ बाज़ जिन सियासी जमातों के उम्मीदवारों के हलकों में तरक्याती स्कीमों के लिए फंड जारी नहीं होंगे, तो क्या उनका वोट बैंक इससे असरअंदाज नहीं होगा? क्योंकि हरीफ जमातों के उम्मीदवारों के हलकों में तो ये तरक्याती फंड्स खर्च होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर माजी में देखा जाए तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन से पहले अरकान असम्बली के लिए फंड जारी करने का ऐलान किया था, तो मार्च 2021 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अरकान असम्बली को फंड जारी ना करने पर इलेक्शन फंड जारी करने से मुतल्लिक कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू किया था। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए तरक्याती स्कीमों के नाम पर 29 अरब रुपए जारी करने की इजाजत देगा या नहीं? जरा सोचिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।